अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का जो मेरे वीडियो का टॉपिक है और जो मैंने जैसा कि मेरा चैनल है पाथ ऑफ सक्सेस और इसमें मैं आईएसएसबी और पाक आर्मी के रिलेटेड इस नेवी और पाक एयरफोर्स पर भी मैं वीडियो डालता रहता हूं। तो आज का जो मेरा वीडियो है जो कि मैंने खुद दी थी, पाक एयरफोर्स की अटैम्प्ट मैंने दी थी आफ्टर एफएससी के बाद, उसी के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें मेरा इनिशियल जो टेस्ट था एयरफोर्स का उसके ऊपर मैं बात करूँगा, क्योंकि मेरी जो पहले अटैम्प्ट थी वो मैंने पहले भी बताया है कि मैंने पहले जो अटैम्प्ट दी थी वो मेरी पाक एयरफोर्स में थी आईएसएसबी की। दूसरी जो मैंने दी थी वो मैंने दी थी आर्मी की दी थी। अभी हाल में ही उसका था 149 पीएम में। तो पहली बात यह है कि अगर आप पीएम में 150 के भी चल रहे हैं रजिस्ट्रेशन, अपने आप को रजिस्टर करवाएं। और अगर आप इनिशियल की तैयारी करना चाहते हैं तो वो मैं नीचे लिंक दे दूंगा आपको व्हाट्सएप में, खुद ग्रुप बनाया हुआ है। उसमें जो है वो मैं एक्सपीरियंस जो लोग देते हैं उनको सेंड करता हूँ। इसके अलावा जो अप टू डेट आती हैं उसके हवाले से बताता हूँ। तो वो ग्रुप नीचे लिंक होगा इंशाल्लाह, उसे आप ज्वाइन कीजिए। और आगे भी इसी तरह चलता रहेगा ग्रुप, एयरफोर्स के लिए भी नेवी के लिए भी तैयारी इसमें होती रहेगी। तो बात अब इस तरह है कि मैंने जो अपनी अटैम्प्ट की थी, मेरा बचपन से ही शौक था कि मैं आर्मी को ज्वाइन करूं। और इससे 8वीं क्लास में था कि मुझे आर्मी का शौक था। उस वक्त तो मुझे इतना नहीं पता था कि आर्मी में कमीशन की सीट भी होती है, कुछ लेफ्टिनेंट भी होता है। बस पहले शौक था कि आर्मी में जाना है। फिर मैट्रिक में आए, फिर साथ ने गाइड किया कि हमारे दोस्त, उन्होंने अपनी स्टोरियाँ बताई कि हमारे जो साथी हमारे साथ पढ़ते थे उन्होंने आफ्टर एफएससी के बाद अटैम्प्ट की और वो आज पाक आर्मी में या पाक एयरफोर्स में एक अच्छे अहदे और रैंक पर फाइज है। तो हमारा भी फिर शौक पैदा हुआ कि हमने भी एफएससी के बाद ना अटैम्प्ट करनी है पाक। तो एफएससी फिर अच्छे नंबरों के साथ हुई तो जहन में अप्लाई जो था मैंने 11वीं के बाद 12वीं में जब आप बैठते हैं तो होप सर्टिफिकेट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने उस टाइम अप्लाई शुरू कर दिया था। 1-4 मेरे ख्याल से उस टाइम 6 था। तो 10, क्योंकि साल में 2 बार आते हैं आर्मी के। तो 146 में अप्लाई किया, वो नहीं हुआ। फिर 147 में वो नेट का प्रॉब्लम था या अल्लाह को जिस तरह मंजूर था वो भी नहीं हुआ। फिर ये था कि अब मेरी एफसी कंप्लीट हो गई थी, नंबर मार्क्स मेरे जो थे वो आ गए थे। और इसके बाद दूसरी ऑप्शन आपने हमेशा रखनी है, ये नहीं करना कि अभी आपने साल ज़ाया कर देना है इसी के ऊपर जनाब कि हम अटैम्प्ट करनी है, नेक्स्ट साल जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला ले लेंगे। दूसरा ऑप्शन आपने रखना है। साथ मेरे कहने का मकसद ये है कि आप ई कैट एम कैट जो भी आप करना चाहते हैं आप वो दें, उस साल आप ज़ाया मत करें। बल्कि मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगा इस वीडियो में कि आप एफएससी के बाद किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर इस तरह की चीज़ें अटैम्प्ट करें। वहाँ पे आपको तैयारी का मौका मिलता है, आपको लोग और मिल जाते हैं, आपकी कुछ ग्रूमिंग हो जाती है, आपकी पर्सनैलिटी जो है उसमें अच्छा खासा फ़र्क आ जाता है। तो यही है था कि आप उसके साथ किसी चीज़ को अप्लाई साथ लाजमी करें। तो मेरे जिस तरह एफएससी मैं क्योंकि इस तरह वीडियो बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस जो है इंसान वो देता है एक दूसरे को, ताकि इससे लोग दूसरों के लिए कुछ आसानियाँ पैदा होती हैं। और ये बात सच है। तो यही है कि फिर अब आई कैट दिया क्या मैंने, मेरे तो फिर इधर अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में दाखिला हो गया था। तो उस टाइम जब हुआ तो जहन में वही शौक थी जो मैं पहले आपको बताया कि इंसान की जो शौक और जो जहन में चीज़ बैठी होती है ना, वो जब तक आप उसे एक चीज़ तक अप्लाई ना करें, क्लियर ना करें, तो आपकी वही रहती है। तो मैंने फिर अप्लाई, उस टाइम जो सीटें आई थी 151 जीडीपी की उस टाइम हाल में ही आई थी। तो शौक तो थी कि एफएससी की या फिर किस लिए की है। तो जीडीपी में जनाब पायलट के भी अप्लाई कर दिया। गालमन आर्मी का 148 आना था, वो लेट था, उसमें अप्लाई किया। यही लाहौर सेंटर था। लाहौर सेंटर में ये देखा है मैंने कि ये यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपकी चांसेस ज़्यादा होते हैं इनिशियल क्लियर करने के। आईएसएसबी तो फिर 3 ही सेंटर हैं, वो तो फिर आपके किस्मत के ऊपर और आपके पढ़ाई और आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड है। लेकिन इनिशियल के लिए यही है कि लाहौर में अप्लाई किया था। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स का जो इनिशियल था वो क्लियर किया। यहाँ साथी दोस्त था वो तैयारी करवाते थे ग्रुप में, इस तरह व्हाट्सएप में। तो उस व्हाट्सएप को ग्रुप को ज्वाइन करने में ये फ़ायदा हुआ कि वहाँ पे जो एक्सपीरियंस आता था, लोग जो सेंड करते थे बच्चे एक दूसरे को, वही सेम टू सेम चीज़ आती थी आगे पेपर में। मसलन वही रिपीट पहले जो 15 दिन थे होते हैं टेस्ट के, उसमें जो बच्चे जाते हैं वो एक्सपीरियंस ले आते हैं। जो आखिरी 15 दिन होते हैं टेस्ट के उनमें वही आ रहे होते हैं चीज़ें। तो उस ग्रुप में कहने का मकसद ये है कि एयरफोर्स का मैं कहता हूँ बिल्कुल मुश्किल ही नहीं लगी। हालांकि ये आर्मी का जो टेस्ट होता है उससे मुश्किल है, क्योंकि इसमें इंग्लिश आपकी काफ़ी होती है, उसके बाद फिज़िक्स होती है, उसके बाद वर्बल जो है नॉन वर्बल वो तो आपको पता ही है कि हर फोर्स में चाहिए होते हैं। तो फिज़िक्स के जो एमसीक्यूज़ थे वो मैंने अच्छे खासे उनको रट्टा लगाया 1-2 दिन में। वही जो पीडीएफ बन के आती थी उनको मैं अपनी तरतीब से
किस तरह इनको मैं आसानी से याद कर सकता हूँ। उस तरह उन्हें मैंने अच्छी खासा रट्टा लगाया, मुझे वो फिंगर टिप पे याद हो गए थे। एक चैप्टर के गालबन 10-15 थे। तो इंग्लिश के जो थे वो मुझे नहीं आते थे। इन्हें इंग्लिश क्योंकि इंसान की एक ऐसी लैंग्वेज है कि जिस अभी सीखने के मरहले में रहती है हमेशा। तो एफएससी के बाद इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ये था कि अल्लाह पाक की दुआओं से और माँ बाप की दुआओं से जब मैंने अटैम्प्ट किया अपना टेस्ट इधर ही लाहौर में एयरफोर्स का, तो पहले वर्बल नॉन वर्बल जो कि मैंने वीडियोस वगैरह देखी थी, बाकी जो मेरे पास पीडीएफ में फाइलें थी वो मैंने देखी हुई थी। मैं सिर्फ 5-6 दिन ही लगे हैं। आप इनिशियल में सोच सकते हैं एक अच्छा इंसान जो सोच समझ रखता है वो इससे भी कम टाइम में अपना क्लियर कर सकता है। इनिशियल ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, और ना इसके लिए आपको किसी मैं एकेडमी या किसी चीज़ की प्रेफरेंस दूंगा कि आप जो पैसे लगाएं अपने भी टाइम भी लगाएं और ऊपर से परेशान भी रहें। चुप करके से आसानी से किसी अच्छे से दोस्त से तैयारी करें। मैं इसलिए ग्रुप में नीचे लिंक भी दिया हुआ है कि मैं समझता हूँ कि लड़के किस तरह कामयाब हो सकते, तो आप उसमें अच्छी तरह कर सकते हैं। ये कोई ना बड़ा पहाड़ नहीं है। दूसरी मज़े की बात यह है कि जब आप एक बार किसी चीज़ का दे लेते हैं ना, तो बाकी जो आर्मी का आता है या नेवी का आप देते हैं उसमें सेम फिर वही तरीका होता है। वर्बल नॉन वर्बल आपको समझ लग चुकी होती है, एक बार आप अटैम्प्ट दे चुके होते हैं कि जनाब इस तरह पैटर्न आता है, इस तरह कंप्यूटर मिलते हैं और इस तरह सोल्व आउट करना है जो भी। तो वर्बल नॉन वर्बल क्लियर किया। उसके बाद फिजिक्स जो था वो मैंने कहा मैंने फिंगर टिप पे किया हुआ था। दूसरी मज़े की बात ये थी कि जो ग्रुप में आ रहे थे वही सेम सेम सारी चीज़ें आ रही थी, तो टाइम ही नहीं लगा उसे। तकरीबन अभी 10 मिनट बकाया थे फिजिक्स की, मेरा हो गया। मैंने फिर सर को कहा वहाँ पे कि सर जी मेरा ना हो गया है, वहाँ फौजी खड़ा हुआ था इधर। तो उसने कहा चले मैं आपको नेक्स्ट कर देता हूँ। वो फिर मेरे पास है, उसने मुझे नेक्स्ट करके दिए। 10 मिनट अभी पड़े थे। तो इंग्लिश आ गई। इंग्लिश में फिर ज़्यादातर क्या प्रपोजिशन पूछे जाते हैं, इंटरेक्ट इंटरेक्ट थे 2-4, पैसिव वॉइस थे, एक्टिव पैसिव थे, और करेक्शन वर्ब थी। मेरे ख्याल से वर्ड स्पेलिंग जो है ये भी करेक्ट करने होते हैं इसमें आपने। तो वो इंग्लिश आ गई। इंग्लिश में जनाब अब एक सही होता, दूसरा अब प्रेपोजिशन एक ऐसी चीज़ है कि उसके ऊपर इंसान जो वर्ड लगाए वो लगता है कि ये सही कर रहा है, ये ठीक है। कुछ ट्रिक्स थी, टिप्स थी जो कि मैं उस वक्त टाइम पे ना कर सका, लेकिन थी ज़रूर। लेकिन उस टाइम जो मेरे जहन में आती थी मैं बाय विद ऑफ टू जो भी आता था वो मैं लगा देता था। तो जब वो आखिरी मैं एक बार चला गया, सारी देखता देखता जो आती थी थोड़ी बारी वो मैंने लगा दी। फिर वापसी पे मैंने अब देखा, मैंने कहा यार अब ये है कि छोड़ना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, अब ये छोड़नी एक नहीं है। उसमें ये होता है कि अगर आपने 70 MCQs हैं बिलफर्ज, अगर आपने उसमें 40 अटैम्प्ट किए हैं ना, तो 40 में अगर आपके 40 अगर आपने सिर्फ अटैम्प्ट किए हैं, 40 में अगर आपके 25 ठीक हैं तो आप पास हैं। अगर 21 भी ठीक है तो आप पास हैं। मसलन 50 रेशो से 70 रेशो इतनी एक गवाह होनी चाहिए। तो फिर मैंने सारी अटैम्प्ट शुरू कर दी। जो गालबन 2-4 छोड़ी होंगी जो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिनट उस वक़्त रहता था, मैंने भी कुछ दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाह करे किसी तरह क्लियर हो जाए। तो मैंने फिर क्लिक ना किया, 1 मिनट पहले मैंने कहा कि मैं अपना रिज़ल्ट देखूँ, फिर वो मैं खुद ही टाइम आउट हुआ। तो कांग्रेचुलेशंस ऊपर आ गए। तो मैं बहुत खुश हुआ यार कि अल्लाह पाक ने मुझे इसमें एक इम्तिहान में क्लियर किया इनिशियल, क्योंकि पहली बार था। और अच्छी तरह फिर मैंने वो कर भी लिया अपनी, क्योंकि मैंने कोई एकेडमी नहीं रखी थी। एकेडमी क्योंकि मैं समझता नहीं था अच्छी। दूसरी बात यह है कि वहाँ पैसे वगैरह भी लगते थे, उस वजह से भी नहीं गया। क्लियर हुआ, कंग्रेचुलेशंस हुई। और उसके बाद लाहौर में वहाँ पे जो बैठे थे सामने, उधर 2 बेंच लगे होते हैं। एक साइड पे जो है वो कंग्रेचुलेशंस वाले जिनका हो जाता है वो एक साइड पे जा रहे होते हैं, और जिनका टेस्ट नहीं पास होता क्लियर होता वो दूसरी साइड पे बैठे होते हैं। वो उनकी भी स्टैंप पे और मोहरें लगा रहे होते हैं। वो संते आपके पास होते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनकी, वो लेमिनेशन उतार के उसके पीछे फिर वो अपने लगा देते हैं स्टाम्प के आपने एक बार अटैम्प्ट क्लियर हो गए। तो इसके बाद दूसरा ये था कि उसके जैसे ही उसे क्लियर हुआ वहाँ से बाहर निकले, और उन्होंने साथ ही कहा जी आपका ये हर इतना सेंटर की अपनी अपनी तरतीब होती है, लेकिन आपको उस टाइम तैयार होकर जाना चाहिए। मज़े की बात ये थी कि उन्होंने कहा जी आपका जी साथ ही मेडिकल है। अब लड़के जो हैं वो सोची पड़ गए यार ये क्या कह रहे हैं, मेडिकल तो कल देते हैं डेट, अभी तो हमारा टेस्ट हुआ है 12 बजे, 11 बजे हम फारिग हुए हैं, तकरीबन 9 साढ़े 8 अंदर दाखिल हुए थे। तो उन्होंने कहा नहीं जी अभी आपका मेडिकल होगा तो कल इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू होगा। तो बच्चे जो थे वो भी परेशान, थोड़ा बहुत हमें भी था कि यार ये क्या हो रहा है, हमारे साथ तो हाथ हो रहा है कि जनाब मेडिकल के लिए तो कुछ तैयारी भी नहीं है ना कोई सोच जहन में ख्याल आता थे। तो कोई परेशानी लेकिन नहीं थी। हाँ ये है।
चलें फिर हमने कहा ठीक है जी, अंदर वो ले गया, फिर हमें हॉल में उसमें वो फॉर्म फिल करवाते हैं आपसे, उसके ऊपर वो आपको छोटा बहुत फॉर्म होता है, उसमें इतनी परेशानी नहीं होती। वो 7 दोस्त बैठे होते हैं, वो ज़्यादातर रिपीटर आए होते हैं, उनमें से देख के अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, उनसे पूछ के लिख लें। तो अगर आपको फिर भी नहीं आ रही तो उनसे पूछ लें जो मुतलका हुकाम वहाँ पर हैं। यार वहाँ पे क्योंकि ये है कि आपने फुल अपने आप को जो है ना टेंशन रखना होता है, किसी किस्म की गलती का इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन वो आपका एक नेगेटिव मार्क्स और ऐसे ही आपको पता है बातें सुनाते रहते हैं, जनाब आप फौज में आ रहे हैं और आपको अभी ये नहीं करना आता, अभी कोई ये नहीं करना आता, आप क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पूछ के और आराम से तसल्ली से कर लें, उसका इतना इशू नहीं है। वो फॉर्म देते हैं, उसके ऊपर वो आप अपना नेम वगैरह इस तरह की चीज़ें आप जो है डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जो है काम के वो अपने साथ रखने होते हैं, आईडी कार्ड वगैरह, वो उस बस उसके ऊपर आपने लिखना है। बाकी मेरे ख्याल से उसके ऊपर कोई हॉबी वगैरह भी उन्हें पूछी हुई थी मेडिकल फॉर्म के ऊपर भी। तो वो फिर फिल किया, उसके बाद उन्होंने एक हॉल में ले गए, वहाँ पे लड़कों की पहले ही हो रही थी मेडिकल के, आपकी छाती वगैरह जी ये इसके चल रहा था प्रोसेस, और कद वगैरह चेक कर रहे थे, हाइट कितनी है आपकी, वेट चेक कर रहे थे, आईज जो है आई कांटेक्ट वो चेक कर रहे थे, आपकी आंखों का टेस्ट। तो वो फिर सारों ने कहा जनाब, मज़े की बात यह है कि जो आदमी अपना एक्सपीरियंस दूसरों को बताता है कि किस तरह खुद पे गुजरे, तो जनाब पहली बार जब देखा सारे लड़कों ने शर्टें उतारी हुई, बनियानें उतारी हुई, सिर्फ पैंट पहनी हुई, वो खैर शर्टें उतार दे, बताने का मकसद ये है कि डर जाग का जो है वो सब उस टाइम उतरा होता है। तो हमने भी शर्टें शर्टें उतारी अपनी आराम से, अपना कादू करवाया, अच्छा अपना स्वेट शर्ट वो करवाया, हाइट वो मुकम्मल हुई, आइज़ उसका टेस्ट लिया, वो क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह किया। तो क्लियर होके जाना है, टेंशन नहीं लेनी, किसी भी चीज़ का घबराना नहीं है। और वो आपको कोई इस तरह वहीं से भेज नहीं देंगे, वो बिल्कुल अगर आपको चांस ये देंगे, आपको CMH में कोई भी इशू होता है आपको सिर्फ रेफ़र कर देंगे, कुछ टाइम दे देंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप एक शौक़ और जज्बा रखते हैं, आप अगर वाकई अपने आप को समझते हैं, तो आपको इस चीज़ों में क्लियर इंशाल्लाह निकलेगा ही नहीं, और ना ही आपको ये होगा। हमारे साथ लड़के थे, ऐनक वाले भी थे, ऐनक वाले बड़े परेशान होते हैं बेचारे कि यार ऐनक लगी हुई है, इसमें क्या होगा, ऐनक वाले भी वहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। सिर्फ जिनकी ज़्यादा होती है वीक, वो तो फिर उनका प्रॉब्लम है, उनको तो फिर चाहिए कि वो इस तरह की चीज़ में अपना फिर टाइम ही ना ज़ाया करें। क्योंकि अगर उनकी वीकनेस प्रॉब्लम ज़्यादा है, अगर वो समझते हैं कि उनके अंदर कोई मेडिकल का परमानेंट इशू है, तो वो फिर क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। बाकी अगर आपका थोड़ा बहुत है, वो फिर आपको रेफ़र करते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपका क्लियर निकल आता है उसमें नहीं। इसमें क्राइटेरिया जो है वो सारा उन्होंने दिया होता है कि कौन से बच्चे किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कितनी एक उनको रिलैक्सेशन है। तो वो खैर इसके बाद क्लियर हुआ हमारा मेडिकल, और उसके साथ ही मेडिकल क्लियर सारा मुकम्मल हो गया। उसके साथ उन्होंने फिर बच्चों को अपने इंटरव्यू के लिए बताना शुरू कर दिया कि आप लोग जो हैं अभी इंटरव्यू का फॉर्म लें। वहीं पे उन्होंने इंटरव्यू का फॉर्म दिया इनिशियल का। आर्मी का जो है थोड़ा प्रोसेस वो थोड़ा अलग है, उसमें आर्मी का अपनी एक आर्मी की अपनी यादें, अपना टाइम, अपना ही कुछ सब कुछ होता है। एयरफोर्स की कुछ अपनी बातें, अपने रेगुलर रेगुलेशन, अपनी तरतीब होती है, इस तरह तरतीब तरतीब की बात है। तो एयरफोर्स की तरतीब और थी, जब आर्मी में की तरतीब शुरू हुई तो आर्मी की समझ ही ना आ रही कि यार ये क्या ये क्या, लेकिन दोनों अच्छी थी, एयरफोर्स की थोड़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो उसके बाद उन्हें आर्मी के जो है इनिशियल इंटरव्यू का फॉर्म दे दिया, सुबह 8 बजे फिर इंटरव्यू था हमारा, वहाँ पे हमने सेंटर में पहुँचना था। तो फिर वहाँ पे सुबह हमारा इंटरव्यू होना था, तो बाकी वीडियो मेरे ख्याल से ज़्यादा लेंथी नहीं बनानी। बाकी इंशाल्लाह अभी मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपके साथ इसी के ऊपर बना रहा हूँ कि उस टाइम जो है आर्मी के जो इंटरव्यू में ड्रेस के हवाले से आपने क्या, कुछ लोगों के जो एक्सपेक्टेशन होती हैं, क्या उन्होंने जहन में क्या क्या बिठाया होता है कि क्या ड्रेसिंग होनी चाहिए, उसके हवाले से बताऊंगा। उसके साथ आपने जो है क्लियर एयरफोर्स का किस तरह का था मेरा इंटरव्यू इनिशियल, किस तरह का होता है, और आर्मी का कितना किस तरह का होता है, और किस में चांसेस ज़्यादा होते हैं, लड़के ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं, और क्या चीज़ आपने अपने आप को वहाँ अगर आप शो करनी है, अगर आपने किस तरह अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस में रखना है, तो इंशाल्लाह आपका ये इंटरव्यू तो कुछ भी नहीं है, आप तो बड़े बड़े इंटरव्यू क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इसके इंटरव्यू की तरफ ले जाऊंगा। आप भाइयों से इतनी गुजारिश है कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर मुकम्मल देखी है, तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, और एक 150 का जो चल रहा है उसकी इनिशियल इंटरव्यू की तैयारी, और ISSB का जो मेरा एक्सपीरियंस है या मेरे जो दोस्त साथी बने हैं
वो भी फिर एक अपनी ज़िंदगी है, अपने दोस्त बनते हैं, पहले बैच में जो बने, फिर दूसरे में जो बने, वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट में है, जो हमारे साथ लड़के सिलेक्ट हुए थे आर्मी में, अभी भी मैं बात की है उनसे। तो अभी वो बता रहा था कि टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ना क्लियर हो गया, लिस्ट लगनी थी उसकी, अल्लाह खैर करे, उसकी लिस्ट लगती है तो उसके हवाले से बताएंगे आपको कि आपने किस तरह के लड़के किस तरह के होते हैं जो सिलेक्ट हो जाते हैं। ये भी एक चीज़ जो बता रहा हूँ, वो काम की बता रहा हूँ कि एक अच्छा इंसान के अंदर क्या है, और लड़के जो है आर्मी वाले को किस तरह के चाहिए होते हैं। जो कुछ हमने हासिल किया, जो दोस्तों ने नोट किया, जो हमने नोट किया, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आपको बताने के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। बाकी अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।